जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रीना शर्मा, जो अक्सर हमारे शो पर नजर आती है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस के लिए जानी जाती है देश भर में, और बहुत मजा आता है इनके साथ प्रोग्राम करके। एक बार फिर से हम आज 2026 में देश और दुनिया में क्या कुछ होगा उस पर बात करेंगे। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार अंबर जी, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। और मैं आपके सभी ऑडियंसेस को भी नमस्कार करती हूँ और अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026 हम सबके लिए, आप सबके लिए बहुत शुभ जाए। बिल्कुल ऐसी उम्मीद करती हूँ, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम आज की चर्चा को की शुरुआत करते हैं कि दुनिया भर में काफ़ी कुछ हो रहा है। और 2026 की शुरुआत ही हुई वेनेजुएला पर, जो अमेरिका ने की, और उसके बाद जो निकोलस मडुरो का जो अरेस्ट किया। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो अगले 5-7 सालों में क्या जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हम इसी तरह से इंटैक्ट देखेंगे, या फिर जो एक इरिवर्सिबल डिक्लाइन आएगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि कुछ मल्टीपोलैरिटी, मल्टीप्लेक्सिटीज और बहुत सारी चीजें की बात हो रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो चाहे कुछ कर सकता है। आपको क्या नजर आता है आने वाले समय में? देखिए, हम सब ने देखा है कि देश में यूनिपोलैरिटी चल रही थी सबसे पहले, और फिर उसके बाद अभी अगर मैं आज के स्टेट की बात करूं तो इस समय हम कहीं ना कहीं बायपोलर स्टेट में हैं। वी आर इन द ट्रांजिशन, वी हैव नॉट रीच्ड मल्टीपोलैरिटी अप टिल नाउ, but yes, the transition is going on, and it's very very clearly seen in whatever is happening in the world. दुनिया में देश, डिफरेंट डिफरेंट देशों में आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, एंड दिस वाज प्रिडिक्टेड लॉन्ग टाइम बैक बाय द एस्ट्रोलॉजर्स। मैंने भी पता नहीं एक दो शोज पे पहले, आई थिंक 2024 में कहीं पे गुजरात में एक शो किया था इसी तरीके का, तो उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था कि उन्होंने मुझसे पूछा वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा। आपने ये जो एक मल्टीपोलैरिटी एक टर्म बोला, बट उनका पूछने का अंदाज अलग था। तो उसमें मैंने बोला कि देखिए, धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब क्या है? वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब यही है जब बहुत सारे देश एक एक करके जुड़ते जाते हैं और वॉर लाइक सिचुएशन में आते जाते हैं। दैट इज द स्टेट जब हम, जिसे हम वॉर बोलते हैं कि भाई हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया या वर्ल्ड वॉर 3 हो गया। और वर्ल्ड वॉर जैसी चीज होने के लिए जो मल्टीपोलैरिटी वाली सिचुएशन है, जहाँ पे सोसाइटी और मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दैट इज द टाइम या दैट इज द स्टेट जिसे हम मल्टीपोलर स्टेट कहते हैं। सो वी हैवंट रीच्ड दैट स्टेट एज पर, अभी आज की सिचुएशन में देखें 2026 में बैठे हैं, बट वी आर डेफिनेटली इन द ट्रांजिट। तो हाँ, ये फ्रैगमेंट्स में दुनिया जो है टूट रही है, एंड दिस इज़ अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। और ये जो साइक्लिक पैटर्न है, ये आज से शुरू नहीं हुआ है। ये तो जब एक ग्रेट कंजंक्शन हुआ था जुपिटर का और सैटर्न का, उसी समय से ये शुरू हो गया था। एंड उसका जो सबसे एक बड़ा इंप्रेशन या बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था वो कोविड था। तो वहां से वो साइक्लिक पैटर्न शुरू हो गया। अब शनि जब मीन राशि में आए, जो कि एक वाटरी साइन है, और शनि किसके कारक हैं, किसके सिग्निफिकेटर हैं? ऑयल के, तेल। सो ये सारा झगड़ा, ये सारा ड्रामा, या जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, उसकी मेन जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो तो तेल ही है ना। एवरीथिंग स्टार्टेड विद ऑयल। सो द क्रूड ऑयल, द ऑयल की, भाई ऑयल की वजह से ट्रेड, आपका टेरिफ लगा। ऑयल की वजह से ही अलग अलग कंट्रीज में झगड़े हो रहे हैं। अभी वेनेजुएला का भी वही है। सो तेल एक बहुत बड़ा इसका कारण बन रहा है, बिकॉज शनि 30 साल बाद अपने जोडियक बेल्ट की आखिरी राशि में आए हैं, भचक्र की आखिरी राशि में हैं। और जब जब ऐसा हुआ है, यू गो बैक एंड चेक, मैं तो कहती हूँ सब जाके गूगल पे चेक कीजिए। 1965 में जब ऐसा हुआ, तब सत्ता का परिवर्तन हुआ दुनिया में। मतलब दुनिया में जैसे हम कहते हैं ना कि नंबर 1 कंट्री ये हो गया, नंबर 2 कंट्री ये हो गया, तो इस तरीके से। और 1995 में अगेन देयर वाज अ चेंज, और अब फिर से 2025 में। और अब जो सत्ता का परिवर्तन होगा, इट विल टेक टाइम, बहुत ग्रेजुअल और बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन मुझे इंडिया कहीं ना कहीं इसमें लीड लेता हुआ दिखता है। तो मतलब अभी ये फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड है अभी वो मल्टीपोलर तो नहीं हुआ है, बल्कि एक ट्रांजिशन फेज में फंसा ट्रांजिशन हुआ है। फेज में है, यस यस यस।
तो अलीना जी, अगर हम बात करें तो आपके असेसमेंट के हिसाब से जो कौन-सा देश है या कौन-सा ब्लॉक कहें, जो सबसे ज़्यादा कहें ओवर एक्सटेंडेड है जियोपॉलिटिकली? देखिए, इस समय ओवर एक्सटेंशन में अगर मैं बात करूँ तो मुझे रशिया नज़र आता है, जो हुँ, ओवर एक्सटेंडेड है। क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर देखिए कितने समय से चल रहा है और हुँ, उसकी वजह से उनके रिसोर्सेज़ खत्म हो रहे हैं। ऑयल हुँ, रिसोर्सेज़ हैं या अदर रिसोर्सेज़ व्हिच आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सिविलियंस, जो हुँ, सिविलियन पॉपुलेशन है उसके लिए चाहिए। सो उसके चलते मुझे लगता है वहाँ पे ओवर एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है। हुँ। ओके। और अभी ईरान में जिस तरह का हमने देखा है जो सिचुएशन है, और काफ़ी कुछ एक बार फिर से हमें नज़र आ रहा है, ऑल्दो हम जानते हैं कि ईरान का जो इतिहास है, वहाँ पे आंदोलन इस तरह की स्थिति होती है। लेकिन अब जो ईरान है, क्या वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है, या फिर जो रिजीम है, वो इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा वल्नरेबल है? तो एक तरफ जैसे कि हम जानते हैं कि ईरान और जो इज़राइल है, वो दोनों डायरेक्ट रिजीम को चैलेंज करते हैं कि अब रिजीम बदलना है। दूसरी तरफ हम इंटरनल कियोस्क देख रहे हैं, तो रिजीम के ऊपर प्रेशर कहाँ से आएगा? कहाँ से ज़्यादा खतरा है? देखिए ये बहुत ही क्लियर है कि यूएस हुँ, एक ऐसा कंट्री है जिसकी तरफ से प्रेशर आएगा, लेकिन ईरान बीइंग वेरी वेरी स्ट्रांग मिलिट्री फोर्सेस उनके या जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है दैट इज सो स्ट्रांग कि वहाँ हुँ, वेनेजुएला जैसा कुछ एक्शन होना, जबकि ट्रम्प जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ एक्शन वो लेंगे और उन्होंने कुछ हुँ, कंट्रीज के नाम भी ले दिए हैं बिकॉज लाइक वी हैव ऑलवेज डिस्कस्ड वो इक्लिप्स बॉन्ड है, तो कई बारी वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और बहुत अभी भी जो उन्होंने किया मोडेरो के साथ, वो एक बहुत ही हुँ, आई मीन इट इट वाज़ अ वेरी नास्टी एक्ट आई वुड से और इस तरीके से एंड इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन वेनेजुएला की फाउंडेशन कुंडली बहुत क्लियरली ये बात कहती है कि ऐसा कुछ एक्शन, ऐसा ट्रांज़िशन ऑल ऑफ अ सडन होना ही था। क्योंकि वेनेजुएला की जो फाउंडेशन कुंडली है, उसमें बुध की महादशा चल रही है। मरकरी की महादशा एंड दैट इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न एंड मार्स बोथ और उसके चलते ये एक्शन दिस हैपेंड और लेकिन ये जो सिचुएशन है परमानेंट नहीं है। बहुत सारा लोगों के मन में ये सवाल इस समय उठ रहा होगा कि मोडेरो का अब क्या होगा या क्या हुँ। वेनेजुएला के जैसे और भी कंट्रीज पे इस तरीके का एक्शन होगा। तो यस ट्रम्प हैज सेड इट, लेकिन मोडेरो या फिर वेनेजुएला, क्योंकि मोडेरो की कुंडली मेरे पास नहीं है लेकिन फाउंडेशन कुंडली डेफिनेटली है, तो उसके हिसाब से जून में जब जुपिटर का गोचर होगा, देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च की राशि में एक्सॉल्टेशन में जाएंगे, दैट इज द टाइम व्हेन वेनेजुएला विल कम बैक इनटू फॉर्म। चीजें वहां पे बेहतरी की तरफ जाएंगी और उनके जो मैं रिसोर्सेस हैं वो मैं उनको वापस ईरान मिलते हुए को दिखते हैं। लेकर आपसे पूछ रही थी, ईरान में क्या होगा? ईरान में भी ऐसा कुछ एक्शन लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, उनके मिलिट्री फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो हुँ। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई एक्शन ट्रम्प तो या ईरान यूएस में ले मतलब पाएँगे। इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी प्रेशर से रिजीम पर कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इंटरनल प्रेशर तो देखिए बहुत है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ बहुत चल रहे हैं और हुँ, प्रेशर भी है, नो डाउट्स अबाउट दैट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक एक्सटर्नल कंट्री आके, यूएस जैसा कंट्री आके और वहाँ पे वेनेजुएला जैसा कुछ कर जाए कि वहाँ के हेड को या वहाँ के रूलर को वो तो बंदी इंटरनल बना लें। प्रेशर की वज़ह से रिजीम चेंज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े आंदोलन चल रहे हैं और बड़ा आंदोलन होता जा रहा है। हिजाब के बाद अब फिर से एक आंदोलन है वहाँ पे हो रहा है। लेकिन अब वो जो भी आप कह रही हैं वो इस साल तो नहीं होगा। अच्छा, 2026 में फिलहाल। ऐसा नहीं हो नहीं, इस साल बिल्कुल ओके। फ़िलहाल नहीं होगा। हाँ, अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत फ्लक्चुएशन है, बट अभी ऐसा हुँ, नहीं होता दिखता। ओके। तो अगले 3-4 सालों की बात करें, तो अगले 3-4 सालों में कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रिस्क है, या प्रेशर डिप्लोमेसी रहेगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखें? देखिए इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ। हुँ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल प्रेशर ये सब हुँ, रहेगा और बहुत सारे आंदोलन होंगे। प्रोटेस्ट्स का तो हुँ, ये साल है। आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स। प्रोटेस्ट्स का साल है, छोटे-छोटे वॉर्स का साल है। छोटे-छोटे बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में वॉर्स होते चले जाएँगे और नंबर ऑफ कंट्रीज़ अब धीरे-धीरे बढ़ेगा ही। पहले इज़राइल और ईरान का चल रहा है, यूएस और ईरान का चल रहा है। फिर उसके बाद में यूक्रेन रशिया का चल रहा है व्हिच विल गो ऑन, व्हिच विल कंटिन्यू। अलोंग विद दैट अभी आपने वेनेजुएला का नाम सुन लिया। आगे आप हुँ, और कंट्रीज़ का नाम सुनेंगे, सूडान का नाम सुनेंगे, एशियन कंट्रीज़ का नाम सुनेंगे। हुँ, बट जो आपका सवाल है उसके बेसिस पे मैं ये बोलूँगी
कि ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जो मिलिट्री एक्शन है, दैट इज़ स्टिल फार अवे। होगा, अंत में वो होगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि मासेस, पब्लिक, पीपल विल नॉट बी ईज़िली हैंडल्ड बाय एनी गवर्नमेंट। वो तो होना ही है, बट इट विल टेक टाइम अभी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के हमने वेस्टर्न बॉर्डर पर जो देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम के बाद और सारा कुछ, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक्टिवेट हुए और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हुए हैं और ईस्टर्न कमांड भी जो हमारी है वो काफ़ी एक्टिवेट और काफ़ी तैयारियाँ नज़र आती है। तो क्या आपको लगता है कि और पाकिस्तान जो है लगातार इंस्टिगेट भी कर रहा है, दोनों ही करते हैं खैर बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो जी। ईस्टर्न या वेस्टर्न बॉर्डर पर कोई भी स्ट्रेटेजिक किस तरह के एस्केलेशन के सिग्नल्स नज़र आते हैं आपको? वाई ओनली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न? इवन जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ भी मुझे दिखता है। रीज़न बीइंग, आई विल गिव यू द हुँ, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न फॉर इट। देखिए, हुँ, शनि इस समय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, हुँ, और बृहस्पति जो अतिचारी हैं वो पुनर्वसु हुँ, नक्षत्र में है, और राहु शतभिषा नक्षत्र में है। सो अगर हुँ, हम इन सभी नक्षत्रों को मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से, मंडेन के हिसाब से अगर हम इनके डायरेक्शंस देखते हैं, तो एक डायरेक्शन ईस्ट बनता है, एक हुँ, नॉर्थ बनता है, और एक वेस्ट बनता है। ये हुँ, तीनों ही डायरेक्शंस, नॉर्थ में आप जानती हैं कि लेह लद्दाख की साइड से, कश्मीर की साइड से हमारे चाइना के बॉर्डर्स हैं। सो हुँ, वी आर समवेयर फॉरगेटिंग चाइना, वहाँ से भी वी हैव टू बी अलर्ट। और ईस्टर्न साइड पे तो आपने बोला ही, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड पे तो हुँ। दोनों वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड द नॉर्दर्न साइड, तीनों तरफ से हमें खतरा है, और तीनों तरफ से हमें कहीं ना कहीं से कुछ एक्शन होता हुआ बाउंड्रीज पे दिख सकता है। तो 26 में कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रेटेजिक 2026 में, यस यस डेफिनेटली 2026 की ही बात कर रहे हैं, और हुँ, स्ट्रेटेजिक एक्शंस हो सकते हैं, मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं, स्ट्राइक्स जैसा हो सकता है, बट दैट वोंट बी लाइक अ वेरी, जैसे हम पहले बोलते थे ना भाई, वॉर हो रहा है, घोड़े हाथी पे सोल्जर्स आ रहे हैं, हुँ, दैट इज समथिंग जो एंड में होगा। बट उसके पहले जो अब नई नई चीजें आ गई हैं, जैसे एआई आ गया है, और साइबर सिक्योरिटी आ गया है, तो पहले वो इन सब सिचुएशंस को इनेबल करेगा, जैसे अभी हुँ, लेटली स्पूफिंग हुई थी हमारे एयरपोर्ट्स पे हमारे प्लेन्स के साथ। तो कहीं ना कहीं एआई एक ऑटो इम्यून डिजीज की तरह काम करेगा, और अंदर ही अंदर सेल्फ हमें खुद को खाएगा। सो एआई इज समथिंग विच इज गोइंग टू ईट पीपल बाय इटसेल्फ। एआई अगर एक तरफ अच्छा है, तो एक तरफ वो इतना खराब भी है कि इट कैन इनेबल एनी नेगेटिव सिचुएशन। आपको मतलब कहीं उठ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाथी घोड़े पे तो आप बाद में लड़ने जाएँगे। वो तो यहीं बैठे-बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दैट वे इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एआई एंड द बूट कैंप्स, द पीपल हू आर एक्चुअली सर्विंग, हू आर इन आर्मी। वो आर्मी का जो एक्शन है वो बाद में आएगा। उसके बिना तो कंप्लीट नहीं होगा वॉर। लेकिन वो होगा। 2026 इज़ अ ईयर ऑफ वॉर्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं रिजीम्स की बात करें और ग्लोबली जो हम देख रहे हैं कि कहीं पे रिजीम कहीं पे कू हो रहा है, कहीं पे कोई रिजीम कोलैप्स कर रहा है और काफ़ी कुछ हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जी। तो कौन से ऐसे रिजीम्स आपको लगते हैं जो आज नज़र तो आते हैं कि काफ़ी स्टेबल हैं, लेकिन पीछे से डीप क्रैक्स हैं, वो अंदर से नज़र आते हैं? सो देखिए, ऐसे बहुत सारे रेजीम्स हैं, और अभी तो धीरे-धीरे करके आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज़ और बहुत सारे ऐसे रेजीम्स हैं जो सामने आएँगे कि उनके इंटरनली वो बिल्कुल शेकन अप हैं। ऊपर से ठीक है, पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि दे आर ऑल स्टेबल। कोई पॉलिटिकली स्टेबल है, तो कोई मिलिट्री एस्पेक्ट से स्टेबल है, बट कोई भी कंप्लीटली बैलेंस्ड नहीं है इस समय। एंड एवरी रेजीम एंड एवरी कंट्री इज़ फाइनली ये सोच रहा है कि मैं खुद को कैसे बचाऊँ? मैं अपने कल्चर को, अपनी सिक्योरिटी को, अपने लोगों को कैसे बचाऊँ? सो दिस हुँ, इज़ द फेज़, जब मैं हमेशा बोलती हूँ, शनि जब आखिरी राशि में है, तो एक इरा का अंत हो रहा है, एक सत्ता का अंत हो रहा है, और वो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, इट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज़ जो प्लैनेट्स हैं, वो तो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ब्रह्मांड में वो उन राशियों में गए हैं, तो सबको इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ दैट पीरियड जो कि हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। हिस्ट्री में जब-जब ऐसा हुआ, जब-जब ऐसे कॉम्बिनेशंस हुए, तब-तब इस तरीके की सिचुएशंस आई, हम सब ने फेस की।
तो ये कह सकते हैं कि जो अगला ये डिकेड होगा उसमें फिर मिलिट्री कूज हो सकते हैं या फिर हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक ड्रिवन जो पब्लिक अपराइजिंग्स हम देख रहे हैं कि ईरान में है जैसे या फिर और भी कई देशों में इस तरह के हम जेन ज़ी प्रोटेस्ट और इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। तो क्या हमें अगले 1 दशक में नज़र आएगा? बिल्कुल सड़कों पे लोग उतरेंगे ही उतरेंगे और जेन ज़ी इज़ द बिगेस्ट और द न्यू पावर दैट ये जो रेजीम है उन लोगों ने उनको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। अभी हमने नेपाल में देखा, फिर हमने बांग्लादेश में देखा एंड दिस इज़ बिकमिंग अ ट्रेंड डे बाय डे। और यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेशली वो कंट्रीज़ जो कि आज की डेट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए हब बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल कोई आईटी हब है, कोई जो है आपका फाइनेंशियल हब है, फॉर एग्जांपल लंदन हो गया, हाँ, पेरिस हो गया, ब्रिसल हो गया, कैलिफोर्निया है एंड इस तरीके के जो हब्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने वाले हैं और उसमें जेंजी का, एआई का और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है कहीं ना कहीं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि डीप स्टेट्स का करा हुआ छोड़ा हुआ है। सो वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक वॉलेटाइल और बड़ा ही वायलेंट रूप ले रहा है धीरे धीरे। लंदन की सड़कों पे आप वायलेंस और अग्रेशन होता हुआ देखेंगी कुछ सालों में। तो ये कह सकते हैं कि कौन-सा वो रीजन होगा जहाँ पर आपको लगता है कि वन चेन ऑफ इवेंट कैन ट्रिगर चेन ऑफ कोलैप्स? आई सी दैट इन द एशियन कंट्रीज एंड द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ये ओके। वहाँ पे होता हुआ मुझे दिखता है बिकॉज यू जस्ट हैव टू टच वन साइड ऑफ इट और धीरे हुँ, धीरे धीरे करके जैसे एक वो कौन सा टॉय होता है कि जिसको आपने ज़रा सा टच कर दिया एंड इट फॉल्स, तो इस तरीके का हुँ। एक चेन सीक्वेंस बनेगा। तो मतलब पूरे एशिया में ही कह सकते हैं लाइक वो पूरा हो गया मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया और वेस्ट एशिया है जिसमें अगर हम यूरोपियन पार्ट भी है, ब्राज़ील है। इनफैक्ट आई हैव मेंशन्ड फ्यू कंट्रीज़ आई विल टेल यू। हुँ, इफ आई टॉक अबाउट देखिए जो अगले 3 साल जो मैंने नोटिस करा था 2026 टू 2029 में बहुत सारे रेजीम्स और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें से पहला एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ताइवान एंड चाइना मुझे नज़र आता है व्हिच इज़ ऑन द कार्ड्स, जो कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत शुरू भी हो गया है। उसके अलावा रशिया और नाटो कन्फ्रंटेशन, जो नाटो कंट्रीज हैं उनके साथ हुँ, रशिया यूक्रेन वॉर तो कंटिन्यू करेगा करेगा। ऑल्दो 2026 में एक टेम्पररी आप यूक्रेन रशिया वॉर में देखेंगे कि टेम्पररी एक सीज फायर टाइप का हो गया, वो हुँ, रुक गया, बट इट्स एक्चुअली नॉट स्टॉपिंग। वो जो सीज फायर हुआ है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके हुँ, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, उनका हुँ, ऑयल खत्म हो रहा है, उनके जो सिविलियंस हैं उनको चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। इस वजह हुँ, से वो कहीं न कहीं एक ब्रेक आएगा, बट दैट्स जस्ट अ इंटरमिशन काइंड ऑफ अ थिंग, इंटरवल है। उसके बाद हुँ, दोबारा द वॉर विल कंटिन्यू। देन मिडल ईस्टर्न रीजन जो मैंने आपको बोला, हुँ, ईरान वर्सेस यूएस वर्सेस इज़राइल, ये चलता रहेगा। कोरियन हुँ, पेनिनसुला है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये भी रहेगा। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा एवर गोइंग ऑन है। सुडान्स सिविल वॉर है, ये भी आ रहा है। अफ्रीकन हुँ, कंट्रीज भी कहीं पे छोड़े नहीं जाएंगे, तो दोज कंट्रीज ऑल्सो एंड हुँ। चाइना इंडिया बॉर्डर जो मैंने अभी आपको बोला, ईस्टर्न साइड में भी एंड द नॉर्दर्न साइड ऑल्सो। सो दैट दिस ऑल इज, और ये धीरे धीरे क्या होगा, ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ग्लोबली टूटते 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 वी विल बी, जो बाउंड्रीज में बदलाव की मैं बात करती हूँ वो होने लगेगा। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं क्योंकि इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी पे सबका असर हमने देखा भी है पिछले कुछ सालों में। तो जी। आगे आपको किस तरह का नज़र आता है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो नेक्स्ट क्राइसिस के लिए प्रिपेयर्ड है या फिर हम एक डेट लेड जियोपॉलिटिकल शॉक देखेंगे? जैसे कि हम यूएस को भी देख रहे हैं, यूएस के भी ऊपर भी बहुत डेट है। जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, सबके ऊपर इसी तरह की हालत नज़र आ रही है। देखिए वी आर जस्ट सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग राइट नाउ। हुँ, हमें हुँ, सिर्फ इतना सा नज़र आ रहा है कि हाँ रिसेशन शुरू हो गया है, हाँ हुँ, ले-ऑफ्स शुरू हो गए हैं और इकोनॉमी हुँ, कहीं न कहीं इट्स शेकी यू नो इन अलग-अलग कंट्रीज़ में और हुँ। ये सब। बट ये बड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स
दैट फ्रेगमेंटेशन जहाँ पे कि बहुत कुछ टूटने वाला है और इकोनॉमी क्रैश होने वाली है। बट ये इतना धीरे-धीरे हो रहा है कि हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा वेयर वी आर हेडिंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं। इकोनॉमी ज़्यादातर कंट्रीज़ की फॉल होने वाली है, क्रैश होने वाली है। बट हुँ। इफ आई कंपेयर मैं अगर भारत को कंपेयर करूँ और बाकी देशों से, तो इंडिया इज़ डेफिनिटली डूइंग बेटर, विल बी डूइंग बेटर आल्सो एज़ कंपेयर्ड। हैविंग सेड दैट, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब यूएस डॉलर गिरेगा, जो कि गिरने वाला है, व्हिच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, डी-डॉलराइज़ेशन शुरू हो चुका है एंड कोई एक्सेप्ट करे ना करे, वो धीरे-धीरे इस साल तो नहीं, बट हाँ, अगले कुछ 1 डेकेड में या मैं कहूँ अगले 5-6 सालों में दैट पिक्चर विल बी वेरी क्लियर कि डी-डॉलराइज़ेशन तो हो ही रहा है। बिकॉज़ वर्ल्ड बैंक हो गया या यूएन हो गया, ये सब अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं और कहीं न कहीं इस बात से वो हिल भी गए हैं। तो डॉलर डोमिनेंस को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि डी-डॉलराइज़ेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। हालाँकि यूएस भी परेशान है उससे, लेकिन मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में डॉलर की डोमिनेंस जो है, वो हिल रही है। लेकिन अगर मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट में एनर्जी है, रेयर अर्थ है और सप्लाई चेन्स, अगर इसको लेकर बात करते हैं, तो कौन-सा जो रिसोर्स है, वो नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का ट्रिगर बन सकता है? क्योंकि अभी तो फिलहाल हमें रेयर अर्थ और जो रूट्स हैं, उस सबको लेकर क्लियर नज़र आ रहा है, सप्लाई चेन और सबको लेकर। एनर्जी के जी। तीनों तीनों अभी कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे ज़्यादा तीनों डोमिनेट। तीनों तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, नो डाउट्स अबाउट दैट, और तीनों इंटरलिंक्ड भी हैं। हुँ, लेकिन जो रेयर अर्थ है, दैट हुँ, इज़ गोइंग टू बिकम द मोस्ट ड्रेडफुल रीज़न फॉर ट्रिगरिंग हुँ, द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वी एक्चुअली डोंट वांट टू सी, जिसे हम ड्रेड कर रहे हैं, जिसे हम देखना नहीं चाहते। तो रेयर अर्थ उसका एक बहुत बड़ा कारण बनेगी। और रेयर अर्थ डेफिनिटली रेयर अर्थ है, जो कि आपके सप्लाई चेन से भी कनेक्टेड है और बाकी चीज़ से भी कनेक्टेड है, बट देन वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगी इन द लॉन्ग रन। ओके। तो नेटो और वेस्टर्न अलायंस को अगर हम बात करते हैं, तो उसपे आपको लगता है कि कुछ वहाँ पर फ़र्क नज़र आएगा? क्योंकि प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने नेटो से आते ही उन्होंने दूरी बनाना शुरू की है और आपको क्या लगता है कि जो कौन-सी जो कंट्री है आने वाले समय में जब ये अलायंसेस चेंज होंगे, तो वो साइड स्विच कर सकते हैं? कंट्रीज़ तो काफ़ी सारे हैं जो साइड स्विच करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक डिप्लोमैटिक फ़ेज़ है एंड लाइक आई सेड, एवरी हुँ, कंट्री वांट्स टू सेव देमसेल्व्स, अपने को बचाना है, खुद को बचाना है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होगा, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई भाईचारा काम नहीं आएगा। इवन आपने ये एग्ज़ाम्पल अभी वेनेज़ुएला के केस में देख ही लिया। वेनेज़ुएला हुँ, के साथ जब ये हुआ तो कौन-सा कंट्री उनके साथ खड़ा था? कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा था। सेम सिचुएशन होने वाली है एंड इवन फॉर दैट मैटर भारत भी अब इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ सबको पता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिप्लोमेसी गोइंग ऑन एंड एट द बैक एंड कहीं न कहीं डीप स्टेट्स और ब्रिक्स इस इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है। सो कोई भी कंट्री जो है अपना बदलाव अपने जो जैसे दल बदलू होते हैं, वो कर सकता है और उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान हमेशा ही ये करता आया है, तो उसका तो नाम इट गोज़ विदाउट सेइंग। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो बांग्लादेश है, इसके साथ भी इट इज़ दे व्हाट दे आर डूइंग अंडर प्रेशर, यूएस का ही प्रेशर है उनके ऊपर और अंडर प्रेशर वो ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था एंड दे हैव शोन देमसेल्व्स टू बी वेरी, वेरी अनग्रेटफुल। ओके। तो भारत की हम बात करते हैं, तो भारत के लिए जो अगले 10 साल हैं, वो किस तरह के होने वाले हैं? कंसोलिडेशन फ़ेज़ रहेगा या फिर कन्फ्रंटेशनल? क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें अभी जो मेरी जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें मुझे दोनों ही चीज़ें नज़र आती हैं। आपके हिसाब से जो तारों गिरोह की चाल है, वो क्या कहती है? नहीं, बिल्कुल, दे विल बी गोइंग हैंड इन हैंड, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। हुँ, दोनों एक साथ ही चलेंगे, साइमल्टेनियसली ही चलेंगे। हुँ, कन्फ्रंटेशंस भी रहेंगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे और हुँ, सिविल अनरेस्ट होना, नेबरिंग कंट्रीज़ से परेशान होना, वॉर लाइक सिचुएशंस होना, ये सब कुछ होगा। भारतीय भी, हम सब भी इस चीज़ का, इस हिस्से का पार्ट बनेंगे, इस सिचुएशन को देखेंगे और फेस करेंगे। बट जैसी हमारी एक इंडिविजुअल एक नेचर है भारतीयों की, सनातनियों की,
दैट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू कंसोलिडेट एवरीथिंग। सब कुछ जोड़ने की हमारी आदत है। एंड जिस तरीके से हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एसेट है जिसको कि आज इतनी इम्पोर्टेंस मिली है दुनिया में, वो है गोल्ड। उसको सबसे ज़्यादा हाई पॉपुलेशन कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया, हम लोगों ने बहुत पहले इस बात को समझ लिया था, एंड वी स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग ऑन एन इंडिविजुअल लेवल एज अ सिटीजन। तो आज की डेट में जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं, दे आर मच बेटर, एंड दे आर, मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन हमारे सेवियर बनेंगे और कंसोलिडेशन में बहुत 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 मदद करेंगे। ओके, तो अगर हम अब बात करते हैं भारत की, तो भारत को मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भारत की जो भूमिका है, वो ग्लोबली अगर देखें तो एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर हम उसको देख सकते हैं, या फिर भारत जो भी प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार है, और ऑल्दो भारत प्रेशर में नहीं आ रहा है, लेकिन भारत को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है, या फिर वो इसी तरह से रहेगा? नहीं, भारत मीडिएटर का रोल अदा करेगा, बट हुँ, वो सारे कंट्रीज के लिए नहीं होगा। दैट विल बी हुँ, मेनली फॉर ग्लोबल साउथ। ग्लोबल ओके। साउथ के लिए भारत जो है ज़्यादा मीडिएटर का रोल आपको अदा करता हुआ दिखेगा। एट द सेम हुँ, टाइम अगर आप बोले कि प्रेशर की वजह से, तो यस, इट इज़ नेविगेटिंग प्रेशर पॉलिटिक्स, वहाँ से नेविगेट हो रहा है फ्रॉम द यूएसए, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, वहाँ से हुँ, ये हो रहा है। लॉट ऑफ हुँ। प्रेशर इज देयर ऑन भारत, ऑन इंडिया। हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, और हमारी सत्ता में जो खलबली मची हुई है, जो हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं सब देशों से या उन्हीं सब रेजीम से इंड्यूस्ड है। ओके। तो अगले 1 साल की बात करते हो, तो अगले 1 साल में सबसे ज़्यादा जो जियोपॉलिटिकल सरप्राइज़ेज़ या सरप्राइज़ हो सकता है, तो वो क्या होगा? 1 साल में सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सरप्राइज़ क्या मिलने वाला है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो देखिए, जो मुझे नज़र आता है एस्ट्रोलॉजिकली, अगर मैं इनके चार्ट्स देखती हूँ, तो 2 कंट्रीज़ हैं, चाइना और यूएसए। इनके हुँ, बीच में एक भारी कॉम्पिटिशन हुँ, होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड जो मोस्ट इमीडिएट, और ये 2026 की मैं बात कर रही हूँ, वी आर नॉट गोइंग फर्दर। हुँ, अप्रैल 2026 के बाद आपको मोस्ट लाइकली जो यूएस का जो मिलिट्री इंटरवेंशन है, वो लैटिन अमेरिका पे और क्यूबन जो रिजीम है उस पे होता हुआ दिखेगा। दिस इज हैपनिंग इन 2026 फॉर श्योर। और ये कार्टेल सिस्टम को बेस बना के करा जाएगा, जो कि तो अभी भी मतलब उन्होंने ये करा। कि जो नॉर्थ, साउथ और लैटिन, ये पूरा जो है अपना उधर, अमेरिका जो अपना विस्तार ऐसे ही करता रहेगा, ये करता रहेगा। ये आप कह रही हैं ये सबसे बड़ा रहने हाँ, वाला है। ये सबसे बड़ा ये चीज रहने वाली है। दिस विल बी देयर, दिस विल बी अ क्योंकि ट्रेंड फॉर डोनाल्ड ट्रम्प जो है 2026। इधर वैसे भी ग्रीनलैंड की भी बात कर रहे हैं, वो कनाडा की भी बात कर रहे हैं, बड़े वो सारे नाम लिए खुले उन्होंने। तौर पे कह रहे हैं कि हम हमारी इस पूरे एरिया में आपकी एंट्री नहीं है, किसी की भी एंट्री नहीं है। जी, जी। चाइना, और रशिया। बेस वो कार्टेल सिस्टम को बना हुँ, रहे हैं, उसको वो एक तरीके से हाइलाइट कर रहे हैं कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग हुँ, इट, सो दैट ही इज़ ऑलवेज़ कमिंग इन द गुड पिक्चर, गुड बुक्स। हुँ, लेकिन उनका ये जो कहना है, ठीक है, ग्रीनलैंड और ये सब कंट्रीज़, पनामा हो गया, वहाँ पे हुँ। वो इस चीज़ को डेफ़िनिटली ट्राई करेंगे, पर जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो ईरान, ग्रीनलैंड को टेक वो ओवर ये नहीं करने की करेगा। जो बात करते हैं, वो कर लेंगे? ही विल ट्राई डेफिनिटली, वो पक्का कोशिश करेंगे, और 2026 में जो भी कुछ वो करेंगे, मैंने पहले भी बोला है, वो सब हुँ, कुछ रिवर्स होगा। चाहे वो उन्होंने जब 2025 में टैरिफ वॉर करा, और अब जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं, वो बिना सोचे समझे जो एक्शंस ले रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन हुँ। ले लेते हैं, वो सब कुछ उनको वापस करना पड़ेगा। इवन वेनेजुएला का भी सिचुएशन जून के बाद ठीक होगा। सो व्हाट आई सी इज कि जून के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी खुद की मेंटल और फिजिकल सिचुएशन है, उसमें बहुत डाउनफॉल है। इनफैक्ट वो तो सितंबर 2025 के बाद ही शुरू हो गया था। एंड लाइक आई ऑलवेज ऑलवेज से 2026 एंड या मिड 2027 तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आई थिंक इट्स द एंड ऑफ हिज एरा। हाँ, आप बार-बार इस बात को बोलती हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से काम कर रहे हो और फिर मिड टर्म भी होने वाले हैं, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो, अगले अगर 3 साल की एब्सोल्युटली। बात करें, तो 3 साल में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहाँ पर एस्केलेट होगा अनएक्सपेक्टेडली?
सिमिलर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चाइना ताइवान के जो हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन डेफिनेटली दिख रहा है। हुँ, ये अगले 3 साल की बात कर रही हूँ मैं, हुँ, 2026 से 2029। हुँ, मिडल ईस्ट में दिख रहा है, रशिया और नेटो कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिख रहा है एंड पुतिन हुँ, मुझे नहीं लगता कहीं भी नाटो कंट्रीज़ को बख्शेंगे बिकॉज़ ही इज़ इन फुल फॉर्म विद हिज़ मार्स सिटिंग इन हिज़ 3rd हाउस इन हिज़ कुंडली, तो वो तो हुँ, बिल्कुल ही नहीं छोड़ने वाले। और कोरियन पेनिनसुला मतलब you name it, and I think all the countries are involved in something or the other. Again, the African side of it, Sudan हो गया, पनामा हो गया, ये सब कंट्रीज धीरे 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 करके, एंड हुँ, इंडिया भी अछूता नहीं रहेगा। इंडिया चाइना बॉर्डर पे आप परेशानियां देखेंगी, कन्फ्लिक्ट्स देखेंगी, साथ में इंडिया के जो भी और भी जो नेबरिंग, बिकॉज देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई कंट्री फ्लरिश करता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पर करता हुआ दिख रहा है, और आप चाहते हैं कि उसका डाउनफॉल हो, the best thing or the easiest thing that you can do is कि उसके नेबरिंग कंट्रीज जो हैं या नेबर्स जो हैं वो उसको परेशान करना शुरू कर दें। सो नेचुरली रिसोर्सेज वहां पे वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे और प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुक जाएगी, एंड देन इकोनॉमी विल बी समवेयर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अगले 5 से 7 सालों की बात करते हैं रीना जी, तो कौन-सी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, उसको हम इर्रेलेवेंट होते हुए देख सकते हैं? 5 से 7 साल में तो मुझे जो नज़र आता है अभी जो है WTO, द हुँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UN हुँ। एंड IMF और वर्ल्ड बैंक, ये रिडंडेंट होता हुआ दिख रहा है, ये अपनी आइडेंटिटी खोता हुआ दिख रहा है। बड़ी हाँ, काफ़ी अहम बात यहाँ पर कि वैसे तो अगर हम ख़ास तौर से यूएन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ़ नाम भर का ही रह गया है क्योंकि यूएन का कोई असर इतना नज़र आता नहीं है क्योंकि अब इतने सारे अस्तित्व नहीं है। द जी। ओनली वे दैट दे कैन सेव देमसेल्व्स इज़ कि वो रिफॉर्म्स को अपने बदल दें। जो उन्होंने रिफॉर्म्स उनमें बदलाव लाएँ, उन रिफॉर्म्स को बदलें, उनको उसमें कुछ ऐसे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाएँ, व्हिच इज़ क्वाइट अनलाइकली। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा, एंड दैट इज़ व्हाई आई से कि इनका जो अस्तित्व है वो कहीं न कहीं अब क्षीण होने वाला है। ओके तो एक सवाल मैं आपसे और करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप ये एक बात, एक सलाह या वार्निंग एक देना आपको हो, तो कौन-सा ग्लोबल रिस्क आज आप को नज़र आता है, जिसको हम सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आगे चल के वो बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है? देखिए मुझे 2-3 चीज़ें बहुत ही क्लियरली नज़र आती हैं क्योंकि वॉटरी साइंस में ये जो 2 प्लैनेट्स बैठे हैं, हुँ, सैटर्न और जुपिटर, जो कि जून में अभी फिर से वॉटरी साइन में आएँगे और ट्राइन में एक-दूसरे को कनेक्ट भी करेंगे, और जिस तरीके के नक्षत्रों में हैं वो भी कहीं कहीं न कहीं मुझे वो नेगेटिव इम्प्रेशन देते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, एक तो जो वाटर रिसोर्सेज़ हैं हुँ, वो कहीं न कहीं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है कि आप सिविलियंस के लिए, सिविलियन पॉपुलेशन के लिए पानी को नहीं रोक सकते, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खेल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और वो कहीं न कहीं एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा। सेकंड इज़ एआई, लाइक आई सेड एआई जो है वो ऑटो हुँ, इम्यून डिज़ीज़ की तरह सेल्फ हुँ, ईटिंग बनेगा। हम जितना एआई के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, उतना ही हुँ। एआई कहीं न कहीं हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी डालने वाला है, जो बहुत वल्नरेबल हो जाएगा और सँभालना मुश्किल है। वैसे तो ख़ैर हमें एआई का तो नज़र ही आ रहा है, डीप फेक और डीप सी ये सारा कुछ जिसको लेकर जी। सभी परेशान हैं, महिलाओं और बच्चों को लेकर इसका काफ़ी मिसयूज़ होता है। तो ऑफ़ कोर्स अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आसानियाँ लेके आती है तो उसके साथ बहुत-बहुत बड़े उसके कॉन्स भी होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जी, अ, बिल्कुल। रीना जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद इस इंटरेस्टिंग सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद।